लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था कि धारा 1 के अंदर जो है वो संक्षिप्त नाम और प्रसार और प्रारंभ था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। धारा 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं दी हुई थी और अगर फिर अपन ने आगे देखा था कि वो परिभाषाएं तो अपन ने ज़्यादा देखी नहीं, धारा ही देख रहे थे। धारा 3 के अंदर नगर पालिकाओं का जो परिसीमन था, जिसको अपन ने समझा था कि कैसे नगर पालिकाएँ आसपास के क्षेत्र के अंदर परिसीमन हो सकता है। कोई गांव है वो शामिल हो सकता है, या नगर पालिका है वो दूसरी नगर पालिका को अपने अंदर शामिल कर सकती है। फिर अपन ने धारा 4 के अंदर देखा कि नगर पालिका का जो बोर्ड है वो अधिनियम के मतलब उपबंध को छूट देने की, एग्जेम्प्ट करने के लिए, उसमें अनुपयुक्त अगर हो तो एग्जेम्प्ट करने के लिए भी धारा 4 थी, उसको छूट होती है नगर पालिका को। धारा 5 में अपन ने पढ़ा था कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन कैसे होगा। नगर पालिका के अपन अगर नगर पालिका अगर एक बॉडी की तरह कार्य कर रही है तो अगर इश्यू हो तो कोई कोर्ट में भी जा सकता है और नगर पालिका भी जा सकती है, निगम की तरह बिहेव करेगी। धारा 6 में अपन ने देखा था कि नगर पालिका की संरचना क्या होती है। फिर अपन ने धारा 7 के अंदर उसकी पतावधि देखी थी कि कितने कार्यकाल उसका होता है, 5 साल जैसे कार्यकाल होता है। धारा 7 के अंदर अपन ने पतावधि देखी थी। और धारा 8 के अंदर अपन नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होना, कहने का मतलब किसी नगर पालिका का जो नगर पालिका शासन है, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका उस अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा, तो उपबंधों के अंदर जो परिसीमाएं हैं वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कर्तव्य होगा वो एक तरीके से जो जैसे लोकसभा के अंदर जो है लोकसभा के जो नेता माने जाते हैं वो प्रधानमंत्री माने जाते हैं, वैसे ही नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष ही सब कुछ होता है। धारा 9 में अपन ने पढ़ा था वार्डों का विभाजन कैसे करेंगे, तो उसमें अपन को वार्डों का विभाजन भी बताया गया था। तो 6 की उपधारा के अधीन अपन ये बात करते हैं और वार्ड जो है मिनिमम 13 होने चाहिए, ये अपन ने डिस्कस किया था। और जनसंख्या के आधार पर होगा वार्डों का, और वार्डों की जो अवधारणा है वो कैसी होगी, वहाँ पर रिजर्वेशन क्या होगा, ST SC का क्या होगा। फिर वहाँ पर उससे आगे अपन ने देखा था धारा 11 के अंदर अपन पहुँच गए थे और अपन ने ये भी देखा था कि जो वार्डों का संख्याकन है, जो नंबरिंग है, वो उत्तरी पश्चिम कोण से शुरू होगी। धारा 11 के अपन अंदर देख रहे थे। धारा 11 के अंदर है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कैसे होगा, इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटी। उस नगर पालिका के अगर कार्यावधि समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन आयोग ही करवाएगा। नगर पालिका का विघटन की स्थिति में विघटन की तारीख से 6 माह पूर्व ये होगा, परंतु शेष अवधि अगर 6 माह से कम है तो वहाँ निर्वाचन करवाया जाने वाला आवश्यक नहीं है। अगर मान लो ख़त्म होने के अंदर 5 साल का पीरियड है और 6 महीने से कम बचे हैं तो वहाँ पर वो चुनाव करवाया जाना जरूरी नहीं है, उसके बाद में चुनाव हो जाएगा। और निर्वाचन के लिए अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है और नवगठित जो सदस्यों का है, अगर मान लो नई नगर पालिका बनाई गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए। और वहाँ का जो स्टाफ होगा राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की मांग पर वहाँ पर उपलब्ध होगा। राज्य निर्वाचन आयोग उनको मांग करेगा, राज्य सरकार फिर स्टाफ उपलब्ध करवाएगा। फिर है धारा 12 के अंदर है राज्य निर्वाचन आयोग की फंक्शन क्या है, तो उप निर्वाचन आयुक्त बनाएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन है वो उप निर्वाचन आयुक्त बनाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को। धारा 13 के अंदर है प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचन नामावली इलेक्टोरल रोल आएगा, मतलब सबके लिए इलेक्टोरल रोल बनेगा। जैसे अपने घर जब इलेक्शन से पहले अपने घर के अंदर वो एक स्लिप आती है जिससे वोट करते हैं, वो उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। सो उसके वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर होगा वो तैयार उसको करेगा और वो उसको प्रकाशित करेगा। निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी ये कौन होगा, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, निर्वाचन रजिस्ट्रेशन जो अधिकारी है वो राज्य सरकार का किसी स्थानीय प्राधिकरण लोकल अथॉरिटी होगा, मतलब जो इलेक्टोरल रोल है कोई लोकल अथॉरिटी बनाया होगा और का ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करता है। राज्य निर्वाचन आयोग है वो नियुक्त करता है और राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी की सहायता से एक से अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त करता है। फिर उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्टोरल रोल बनाना काफ़ी बड़ा काम होता है, तो उनकी हेल्प के लिए भी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी भी नियुक्ति होती है लोकल अथॉरिटी के साथ में। निर्वाचन नामावली से कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, मतलब 18 साल से जिनकी मान लो ये तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करता है, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हो, तो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन डेट हो गई एक तरीके से। और अगर जिस साल चुनाव हो रहे हैं
वो 1 जनवरी तक, मान लो चुनाव जुलाई में हो रहे हैं, अगस्त में हो रहे हैं, तो 1 जनवरी तक अगर वो उसकी जो काउंटिंग है वो एज की 1 जनवरी से होगी, 1 जनवरी तक होगी। और संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर वो निवासी होना चाहिए, मामूली तौर पर संबंधित वार्ड का निवासी होना चाहिए। अब मामूली तौर पर निवासी किसे कहा जाएगा, इसकी भी डेफिनेशन आगे दे रखी है। मामूली तौर पर निवासी होगा अगर वह वर्तमान में अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। अगर मान लो वो वर्तमान में अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, वहाँ उसका घर तो है लेकिन वो अनुपस्थित है किसी काम से, या संसद या विधानसभा का सदस्य है और अपने कर्तव्यों के चलते वहाँ वो अनुपस्थित है। और संबंधित अगर वो मामूली तौर पर निवासी नहीं कहलाएगा, कब संबंधित वार्ड में केवल अगर कब्जा व स्वामित्व रखता हो, मानसिक रोगी हो, या कारागार न्यायिक अभिरक्षा में हो, अगर जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, मान लो कोई मामला चल रहा है, तो वो वोट नहीं कर पाएगा। और किसी होटल और छात्रावास में रह रहा है अस्थायी रूप से, तो वो भी नागरिक नहीं कहलाएगा, वो वोट नहीं कर सकता। इस मामले में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सुसंगत समय पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। बार बार कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की निर्वाचन नामावली में से एक से अधिक बार शामिल नहीं हो सकता, एक बार ही शामिल हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के 2 जगह वोट नहीं लग सकते। धारा 14 निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नियताएं, मतलब क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। भारत का कोई भी व्यक्ति निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य होगा अगर वो भारत का नागरिक नहीं हो। डिस्क्वालिफिकेशन पहले यही होगी, भारत का नागरिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे अपन पढ़ते हैं। अगर मान लो वो ऐसे लग रहा है अपन को कि अनसाउंड माइंड है, थोड़ा मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो नहीं हो सकता। या न्यायालय द्वारा ऐसे दिवालिया घोषित किया गया है तो वो भी नहीं हो सकता। और विधि निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में अगर भ्रष्ट आचरण घोषित करते हैं, अगर मान लो उसको भ्रष्ट करप्ट घोषित किया गया है, तो भी वो नहीं हो सकता। यदि विधि के भाग अधिक भ्रष्ट घोषित किया जाता है, विधि के उस भाग में जिसे और अधिक भ्रष्ट घोषित किया गया हो को हटा दिया जाए, ऐसी स्थिति में तत्काल उस व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में शामिल कर लिया जाएगा। अगर विधि के उस भाग में जिससे अधीन भ्रष्ट व्यक्ति घोषित किया गया हो, मतलब भ्रष्ट व्यक्ति उसको घोषित किया गया, इस स्थिति में तत्काल उस व्यक्ति के नाम को निर्वाचन नामावली में शामिल कर लिया जाएगा। कहने का मतलब मान लो वहाँ पर जैसे ही उसको हटाना है तो तुरंत जो इलेक्शन कमीशन है वो ध्यान देगा कि कोर्ट ने मान लिया कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, तो तुरंत नामावली के अंदर शामिल कर लेंगे, नेक्स्ट बार इसको काटना है। नामावली में शामिल होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित होता पाया जाता है तो तत्काल उसका नाम हटा भी दिया जाएगा। तो बाद में उसका नाम हटा भी दिया जा सकता है अगर वो मतलब अयोग्य अगर हो जाता है, तो ये मिलता है कुछ अगर इसमें। तो धारा 15 मतलब फॉल्स डिक्लेरेशन अगर कर दिया, फॉल्स डिक्लेरेशन मतलब कुछ ऐसे डिक्लेयर कर दिया, अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास। अगर मान लो फॉल्स डिक्लेरेशन, मान लो उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत बता दी, या उसने अपनी इनकम का अलग बता दिया, या कुछ भी गलत बता दिया डिक्लेरेशन के अंदर, कम से कम 2,000 रुपये, अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों दंड हो सकते हैं, अधिकतम 1 वर्ष का कारावास हो सकता है। ये धारा 15 के अंदर फॉल्स डिक्लेरेशन के अंदर आता है। आगे धारा 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन होगा? राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी होगा। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग उसका नियुक्ति करेगा, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। निर्वाचन नामावली को तैयार करने का कार्य इसका होगा। पुनरीक्षण या शुद्धि का पर्यवेक्षण इसका होगा। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचरण का है उसको निकालने का मतलब ये सब सुपरवाइज करेगा, सभी निर्वाचनों का पर्यवेक्षण करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित सभी कार्य करेगा। धारा 17 जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी हो सकता है। राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग उसको नियुक्ति करेगा और राज्य निर्वाचन आयोग एक जिले में एक से अधिक जिले वाले निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। उस जिले की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति आदेश में उन जिला निर्वाचन अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र विनिर्दिष्ट होगा। अगर मान लो एक जिले के अंदर 2 लगा दिए तो अलग अलग क्षेत्र उनको दिया जाएगा। कार्य क्या होगा इनका? जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन रहते हैं। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा उनके नीचे आएगा जिला निर्वाचन अधिकारी। तो नगरपालिका में होने वाले समस्त निर्वाचित संदर्भित कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। मतलब क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे। अन्य वे सभी भी कार्य जो राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा उससे सौंपे जाएंगे। जो भी राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो भी उसको सौंपेगा वो सारा काम कौन करेगा? वो सारे काम करेगा जिला निर्वाचन अधिकारी, जो 17 के अंदर धारा 17 में दिया हुआ है। धारा 18 स्थानीय
अगर मान लो स्टाफ ऑफ लोकल अथॉरिटीज इट इज़ टू मेड अवेलेबल, स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना, मतलब अगर मान लो कर्मचारी चाहिए तो वो क्या होगा, निर्वाचन आयोग है वो राज्य सरकार को लिखेगा। प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर विशिष्ट प्राधिकारी की ऐसा कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो निर्वाचन अधिकारी से संबंधित किसी भी कर्तव्य पालन करने के लिए आवश्यक हो। विशिष्ट प्राधिकारी कौन हो सकता है, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, कोई भी मान लो अधिकारी होगा वहाँ लोकल का, कोई संस्था या उपक्रम जो किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके नियम द्वारा अधिरोपित या नियंत्रित या वित्त पोषित हो, तो वहाँ का कोई भी कर्मचारी हो सकता है। धारा 18 के अंदर ये है कि लोकल अथॉरिटीज़ के लिए स्टाफ कौन होगा। तो अगर मान लो लोकल अथॉरिटी के लिए स्टाफ कौन हो सकता है, कोई भी संस्था या उपक्रम का कोई भी व्यक्ति जो राज्य अधिनियम के अंदर आता हो और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, वो कोई भी उसको किसी को भी बनाया जा सकता है, ये शर्तें अगर पूरी करता हो तो। धारा 19 में क्या दिया हुआ है, अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। ऑफिसर एंड स्टाफ डीम्ड टू बी ऑन डेपुटेशन टू द स्टाफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन के कार्यों के लिए अभिनियोजित डिप्लॉयड सभी कर्मचारी एवं अधिकारी उस समय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण या अधिरक्षण में रहेंगे। अगर मान लो कोई अधिकारी है, कोई स्टाफ है, तो वो डेपुटेशन पर है, तो वो तब तक वहाँ पर उस कालावधि के दौरान वो है वहाँ पर कार्य करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधिरक्षण के दौरान कार्य करेगा वो, मतलब उन्हीं के अधिरक्षण और उनके नियंत्रण के अंदर कार्य करेगा। धारा 20 निर्वाचन नामावलियों की तैयार करने आदि सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग, ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ETC इलेक्टोरल रोल। अगर मान लो ऐसी ब्रीच हो जाए ऑफिशियल ड्यूटी पर, वो कोई अधिकारी है, धारा 20 के अंदर दिया इलेक्टोरल रोल के अंदर, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई ब्रीच हो जाए, मान लो तैयारी करने के दौरान अगर मान लो कर्तव्यों का भंग कर दे, वो कर्तव्यों को भंग कर दे, इसका मतलब उस पर कार्रवाई हो सकती है, 3 माह से 2 वर्ष तक उसको सजा मिल सकती है। जुर्माना कम से कम 1000, अधिकतम 2000 या दोनों भी हो सकते हैं अगर हो जाए, ब्रीच हो जाए ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान और इलेक्टोरल रोल बनाते हुए दौरान। तो इसका मतलब ये तो एक तरीके से रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई, तो इस धारा 20 के अंतर्गत उसको 3 माह या 2 वर्ष और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। तो आगे अपन देखें धारा 20, धारा 21 के बारे में बात करते हैं। कोई भी वाद या अन्य विधि की कार्रवाई ऐसे किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। अगर कोई विवाद होगा या कोई भी अन्य कोई विधि कार्रवाई ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के बिना न्यायालय स्वयं संज्ञान नहीं ले सकेगा। अगर मान लो न्यायालय के पास कोई गया ही नहीं है, न्यायालय के पास अगर राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य अधिकारी अगर संबंधित मतलब वहाँ पर अगर न्यायालय गई नहीं है, तो न्यायालय बिना संज्ञान लिए मतलब खुद अपने आप विवेक से संज्ञान नहीं ले पाएगा अगर उनके पास कोई पहले से शिकायत नहीं है जो कि निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए। तो वो सेल्फ कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, न्यायालय अपना स्वयं संज्ञान नहीं ले पाएगा। धारा 20 में लिखा गया है। धारा 21 के अंदर सदस्य होने के लिए अर्हत व्यक्ति पर्सन क्वालिफाइड फॉर द बीइंग ए मेंबर, किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान पर उसी श्रेणी के व्यक्ति को अर्हत माना जाएगा। मतलब अगर मान लो कोई आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति है तो उसी आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को लिया जाएगा कि यदि वह नगर पालिका किसी वार्ड के लिए निर्वाचित हो। अनारक्षित स्थानों से महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर केवल महिला ही अर्हत मानी जाएगी। अगर मान लो जहाँ पर रिजर्वेशन महिला को है, जहाँ जो कैंडिडेट है वहाँ पर वही मानी जाएगी। मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए पार्षद की, 21 वर्ष। निवासी स्थान पर कार्य से सक्षम स्वच्छ शौचालय होना चाहिए और परिवार का कोई भी आदमी खुले में शौच नहीं जाता हो, ये भी उसको फुलफिल करना चाहिए। इसका मतलब जहाँ पर महिलाओं की मान लो आरक्षण है तो वहाँ पर महिलाओं की सीटें आरक्षित मानी जाएगी। और कोई स्पेशल श्रेणी है तो वार्ड के अंदर अगर मान लो निर्वाचन हो किसी पद के लिए, तो अगर मान लो कोई आरक्षित श्रेणी का है तो वहाँ पर आरक्षित श्रेणी का ही लड़ा जाएगा। आगे धारा 21 के स्पेशल क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑन द सर्टेन सीट, राज्य सरकार द्वारा विशेष रीति द्वारा अवधारित 21 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के विशेष अर्हत घोषित की जाती है, परंतु किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक में से 2 से अधिक स्थानों का अवधारण नहीं होगा। आज अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे। धारा 21 को अपन कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास का कल लेंगे अपन। धारा 21 कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता
क्या होनी चाहिए, तो वो 21 से 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। दूसरा, तो धारा 21 के कविता स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता, स्पेशल क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑन द सर्टेन सीट। 21 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लिए वो विशेष रीति के दौरान 21 से 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, परंतु किसी विशेष श्रेणी विशेष के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक में से 2 से अधिक स्थानों का अवधारण नहीं हो सकता। 2 से अधिक स्थान अवधारण नहीं हो सकते, मतलब उसको 2 ही चॉइस मिलेगी। यदि किसी श्रेणी में आरक्षित स्थान 3 या 3 से कम है तो प्रत्येक में से केवल 1 स्थान का अवधारण होगा। अगर मान लो आरक्षित स्थान 3 या 3 से कम है तो हर में से 1 ही होगा। अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से कम होने पर केवल 1 स्थान तथा 5 से अधिक होने पर 5 स्थानों पर 1 स्थान का अवधारण होगा। यदि ऐसी स्थिति में पूर्ण 5 स्थान नहीं होने पर उस भाग को छोड़ दिया जाएगा। ये हो गया स्पेशल निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। धारा 22, 1 से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंध। मान लो कोई भी व्यक्ति है वो जो 1 से अधिक वार्ड के अंदर लड़ना चाह रहा है, एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर चुनाव लड़ सकेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 से लड़े। किसी भी व्यक्ति के 1 से अधिक वार्डों से चुनाव के लिए उम्मीदवार होने पर उम्मीदवारी वापस लेने के लिए नियम अंतिम तारीख से 3 बजे तक एक स्थान को छोड़ना होगा ही उसको। एक स्थान को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी लिखित नोटिस द्वारा वापस लेनी होगी, ये तय है। अंतिम तारीख को मतलब 3 बजे तक अगर वो एक स्थान की वापस ले लेता है तो उस दूसरी मानी जाएगी, नहीं तो दोनों की नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं करने पर यह मान ली जाएगी कि उसने सभी जगहों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सभी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, दोनों जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो शुरू के अंदर दो नॉमिनेशन करते हैं लोग, लेकिन लास्ट तारीख को 3 बजे से पहले वो नॉमिनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। धारा 23, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंध। तो किसी उम्मीदवार या प्राधिकृत ऑथोराइज्ड जो इलेक्शन एजेंट है द्वारा निर्वाचन अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया के पूर्ण होने की कालावधि तक यदि ध्वनि विस्तारकों या पोस्टरों के उपयोग पर राज्य निर्वाचन आयोग युक्त निर्बंध अधिरोपित कर सकेगा। अगर दोषी हो जाए, मान लो अगर रोक लगा दी गई है तो दोषी अगर हो जाए कि वहाँ पर वो पोस्टर लगा रहा है या कुछ बजा रहा है, कुछ यूज़ कर रहा है, स्पीकर वगैरह कुछ लगा रखे, अनाउंस कर रहा है या प्रचार कर रहा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश तारीख से 6 वर्ष तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि वहाँ से लेकर 6 वर्ष तक वो कुछ भी नहीं लड़ पाएगा या वहाँ से वो अयोग्य हो जाएगा अगर एजेंट भी होगा तो। पश्चातवर्ती आदेश द्वारा चुनाव आयोग द्वारा इस अवधि को घटाया या कम भी किया जा सकता है। अगर आयोग को ऐसा लगता है तो वो घटाया या कम भी कर सकता है। राज्य चुनाव आयोग या इससे किसी अधिकारी के आदेश के सिवाय न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। अगर मान लो अपन राज्य निर्वाचन आयोग वही बात आ गई, अगर वो खुद शिकायत नहीं करता है तो न्यायालय स्वयं संज्ञान नहीं लेगा। धारा 24 के सदस्यों के लिए साधारण नियताएं। धारा 24 के लिए अगर सदस्य होंगे तो वो क्या क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन होगी। कोई व्यक्ति योग्य होते हुए भी अयोग्य होगा, अगर योग्य व्यक्ति भी अयोग्य समझा जाएगा अगर वो किसी भी नैतिक अधमता या मोरल ट्रपिट्यूड, अनैतिक कार्य या अन्य अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराकर 6 मास या इससे अधिक समय तक कारावास दंडाधिष्ट हो। अगर मान लो 6 माह की उसको कारावास हो गया है और अगर वो व्यक्ति क्वालिफाइड कर रहा है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अगर मान लो अनैतिक कार्य के लिए ऐसा हुआ है तो उसको मतलब अयोग्य समझा जाएगा। मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष की समाप्ति तक खंड प्रवर्त नहीं। अगर मान लो उसको मान लो वहाँ से वो जेल से छूट गया तो 6 वर्ष की समाप्ति तक वह लागू रहेगा। यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण के अधीन अपराध से दोषी हो तो उसको भी डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। यदि वह न्यायालय द्वारा 5 वर्ष या इससे अधिक के मामले में विचाराधीन दोषी हो तो भी वो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन दोषी हो तो भी वो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। और खाद्य अपमिश्रण मतलब अगर कोई मिलावट करता हो, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, मसालों के अंदर या कुछ भी अंदर वापस जो भी है खाद्य अपमिश्रण के अंदर। आगे है दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 110 से 117 के तहत दोषी हो परंतु दोष मुक्ति के बाद लागू नहीं।
अगर मान लो वहाँ पर उसको कोर्ट में सजा हो गई हो और अगर दोष मुक्ति हो गई तो वो क्वालिफाई समझा जाएगा, अगर लेकिन वो दोषी है तो वो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। यदि वह केंद्रीय राज्य की सेवा से अवचार या मतलब कोई सर्विस की हो उसने और उसमें मिसकंडक्ट के कारण हटाया गया हो जॉब के दौरान, तो भी वो अयोग्य समझा जाएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के अंतर्गत अस्थायी या पूर्णतः किसी लाभ के पद पर धारण करता हो तो भी वो अयोग्य समझा जाएगा। अगर मान लो केंद्र सरकार राज्य सरकार या किसी भी कोई नौकरी कर रहा है या कोई भी अर्ध सरकारी में नौकरी कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। इस अधिनियम की धारा 35 और 41 के अधीन अयोग्य भी हो सकता है। आयु योग्यता को छोड़कर राजस्थान विधानसभा सदस्य की सभी योग्यताएं रखता हो, और सिर्फ आयु को छोड़ दो, बाकी सारी योग्यताएं विधानसभा सदस्य की योग्यताएं रखना होना चाहिए, तभी वो योग्य समझा जाएगा। यदि वह अनुमोचित दिवालिया, मान लो उसको मेंटली डिसऑर्डर ऐसे कर दिया गया हो कि आउट ऑफ ऑर्डर है ये, तो भी वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। और न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो, मान लो न्यायालय द्वारा ऐसे दिया गया हो कि थोड़ा डिस्टर्ब है ये, कोर्ट का अगर फैसला आया हो तो वो अयोग्य समझा जाएगा। यदि वह किसी परिवार के सदस्य है, उसके भागीदार या नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से उस नगरपालिका के हित में धारक हो, उस नगरपालिका के पहले से वो हित में धारक है या नगरपालिका से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अयोग्य समझा जाएगा। परंतु यह नियम लागू नहीं होगा। ये किस कंडीशन में लागू नहीं होगा? ये लागू नहीं होगा स्टॉक कंपनी जो नगरपालिका के साथ संविदा या अन्य किसी प्रकार से लाभ प्राप्त करती है, मतलब जैसे मान लो कोई काम ले रखा है या कुछ और ले रखा है, वहाँ का वो प्रबंध निदेशक है या अभिकर्ता के रूप में बिन रुपए की हिस्सा रखता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ठेकेदार है, तो वो ऐसा नहीं समझा जाएगा, वो योग्य समझा जाएगा। ऐसे समाचार जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों संबंधी विज्ञापन जाते हों हित रख सकता है। कहने का मतलब कोई न्यूज़पेपर एजेंसी चला रहा हो और उससे वहाँ नगरपालिका से उसको काम मिला हो न्यूज़ का कुछ और, तो भी वो वहाँ से डायरेक्ट बेनिफिटेड नहीं समझा जाएगा, योग्य समझा जाएगा। वो नगरपालिका द्वारा जारी डिबेंचर रख सकता है। और आगे यदि यदा कदा 2000 से 5000 तक के किराए वाली वस्तु को नगरपालिका से भाड़े पर ले तथा नगरपालिका को भाड़ा पर दे सकता है। मतलब ऐसे है कि इन लोगों को अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यदि वह नगरपालिका के लिए नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो तो अयोग्य समझा जाएगा। यह नगरपालिका यदि 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान हो तो भी अयोग्य समझा जाएगा। 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान हो तो भी अयोग्य समझा जाएगा। यदि इस दिनांक से पहले किसी व्यक्ति 2 संतान होने पर दिनांक के बाद एक भी संतान होने पर अयोग्य माना जाएगा। मतलब दिनांक के बाद और संतान होगी तो अयोग्य माना जाएगा। दत्तक पुत्र भी गिना जाएगा। एकल प्रसव से जन्मी संतानों को एक ही माना जाएगा। अगर एकल प्रसव के अंदर मान लो जुड़वा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांग संतानों को नहीं गिना जाएगा, उनको नहीं गिनते। यदि उसने नगरपालिका की संपत्ति या निधि का दुर्विनियोग किया है, मान लो या उपयोग सही तरीके से नहीं किया संपत्ति का, या कोई प्रॉब्लम पहुंचाई है या नगरपालिका कोई फ़ायदा उठाया नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, तो वो अब योग्य नहीं समझा जाएगा। धारा 25 मतदान का अधिकार, राइट टू वोट। राइट टू वोट किसको होगा? वे सभी मत का अधिकार रखते हैं जिनका नाम निर्वाचन नामावली के अंदर है, इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम आ गया हो, वो अपने आप को मत के काबिल समझ सकते हैं। सिवाय धारा 14 के अंतर्गत अयोग्य व्यक्ति नहीं है। मान लो धारा 14 के अंदर जो दिए हुए थे उसमें से वो अयोग्य नहीं है, धारा 14 पर इतनी बड़ी पड़ी थी। यदि वह न्यायालय या कस्टडी के अंदर है और प्रिवेंटिव डिटेंशन में लागू नहीं, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन है नॉर्मल, अगर मान लो कोई उसको कोर्ट में काम चल रहा है, मामला चल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो कस्टडी में है, कस्टडी का मतलब कस्टडी में है तो वो अयोग्य व्यक्ति है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ये नियम लागू नहीं है। एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में केवल एक बार और एक ही जगह मत देगा, ये बात अपन ने पहले ही कर ली थी। एक व्यक्ति एक ही जगह मत दे सकता है। एक से अधिक मत का प्रयोग करने वाले पर सभी मतों का मूल्य शून्य समझा जाएगा। अगर एक से अधिक कर लिया तो सभी मतों का मूल्य उसका शून्य समझा जाएगा, उसके बारे में कोई नहीं होगा। धारा 26, अपन धारा 26 के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं।